हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक्स है कंजर्वेशंस लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम को ही हम लोग लीनियर मोमेंटम कहते हैं, यानी जो स्ट्रेट पाथ के लिए होता है। यहाँ पे हम दो पिंड की बात करेंगे, दो बॉडी की बात करेंगे एंड उसके रिस्पेक्ट को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आपको हमारे चैनल से मिलता रहे। मोमेंटम कहते हैं, यानी जो स्ट्रेट पाथ के लिए होता है। यहाँ पे हम दो पिंड की बात करेंगे, दो बॉडी की बात करेंगे एंड उसके रिस्पेक्ट बिफोर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन जो हमारे पास मोमेंटम आता है वो कैसे कंजर्व्ड होता है, यानी कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, एज इट इज़ होता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो पिंड की बात करेंगे, दो बॉडी की बात करेंगे। एक को m1 मान लेंगे, दूसरे को m2 मान लेंगे और इनिशियल वेलोसिटी u1 मान लेंगे, दूसरे का u2 मानेंगे। और आफ्टर टी टाइम जब ये कोलाइड करेगा उसमें कंडीशन हमारा ये होगा कि m1 का जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, यानी u1 ग्रेटर u2 होगा। और उसके आधार पे हम आगे बढ़ेंगे, उसके आधार पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड ये बात हम लोग कर रहे हैं। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, पहले एक बार हम आपको पहले चर्चा कर लें। जब दो पिंड व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन स्ट्रेट पाथ इन सेम डायरेक्शन, जब दो पिंड, दो बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है इन सेम पाथ, यानी एक ही सेम स्ट्रेट पाथ इन सेम डायरेक्शन, तो उस स्थिति में बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन देयर momentum is conserved and it is called conservations law of momentum। इसका हमने आपको चर्चा किया। इसका मतलब ये हुआ कि कॉलिजन, यानी कॉलिजन का मतलब होता है टक्कर, एक दूसरे से जो स्ट्राइक करता है। तो उसका जो टर्म है स्ट्राइक, बिफोर स्ट्राइकिंग एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग, यानी कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद, दोनों कंडीशन में उसका मोमेंटम जो है वो संरक्षित रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। और इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इसके लिए हमने पहले इमेजिन करेंगे, दो मूविंग बॉडी की बात करेंगे। दो मूविंग बॉडी हम यहाँ पे ले रखे हैं, एक को हमने m1 माना और दूसरे को m2 माना, जो इसका मास हो गया m1 और m2, और उसका इनिशियल वेलोसिटी हम उसको चर्चा करेंगे। तो इनिशियल m1 के लिए u1 बताएंगे और m2 के लिए u2 बताएंगे। अब ये कंडीशन है कि u1 का जो स्पीड है वो u2 से ज़्यादा है, तब जाकर के वो कोलाइड करेगा। और जब कोलाइड करेगा तो कुछ टी टाइम के बाद कोलाइड करेगा, कुछ पार्टिकुलर कुछ समय लेगा, कुछ क्षण के बाद वो जो है सो खास क्षण के बाद वो कोलिजन करेगा। और कोलिजन के बाद उसके बाद जो होगा m1 का हम v1 वेलोसिटी मानते हैं जो फाइनल वेलोसिटी है, और m2 का v2 वेलोसिटी है। और इसके बाद हम कंपेयर करते हैं तो ये मिलता है हमें कि बिफोर कोलिजन जो उसका कंजर्वेशन था और आफ्टर जो कोलिजन के बाद कंजर्वेशन मोमेंटम का हुआ वो बहुत ही आर इक्वल। तो इस आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ का चर्चा होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ का चर्चा होगा, और उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखें यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो देख रहे हैं m1 हमने लिया, इसका हमने u1 बताया, m2 का u2 बताया, कंडीशन दे दिया u1 ग्रेटर u2, और टी टाइम के बाद ये कोलाइड हो रहा है। और उसके बाद जो है इसका फाइनल वेलोसिटी m1 के लिए v1 बताया और m2 के लिए v2 बताया, ठीक है ना। अब आगे क्या जो टर्म होगा इसके आधार पर जब हम मोमेंटम की बात करते हैं तो मास इनटू वेलोसिटी बताते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम की बात किया और उसके लिए कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम का हम चर्चा कर रहे थे आपको। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम जो कहता है उसमें हमने आपको ये बताया, उसका जो प्रिंसिपल है कि when two bodies are moving on a straight path in same direction, इसका मतलब ये हुआ
यहाँ पे हम दो ये सेम पाथ की बात कर रहे हैं, ये स्ट्रेट पाथ है और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक को हमने m1 लिया और दूसरे को m2 लिया। इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 और इसका इनिशियल वेलोसिटी u2 बताया। कंडीशन हमने आपको बताया u1 ग्रेटर u2। अब ये t टाइम के बाद क्या होता है, तो यहाँ पर when two bodies are moving in straight path in same direction then before collision, तो before collision की बात क्या, of the momentum of two bodies and after collision, तो t टाइम के बाद जब कोलाइड करेगा तो आफ्टर कॉलिजन ऑफ द मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज आर कंजर्व्ड, वो क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, एज इट इज रहता है, देयर विल नो चेंजिंग, इट इज कॉल्ड एंड दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। और इसी को कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम बताया गया। और उसके लिए हमने आपको यहाँ पे लिंग्वेज डाला। लेट मान लिया हमने कि देयर आर टू बॉडीज m1 एंड m2 and their initial velocity are respectively u1 and u2, where u1 greater u2, and after t time both collide to each other, एक दूसरे से टकराता है each other, then their final velocity are respectively v1 and, तो उसके बाद का जो वेलोसिटी है वो v1 और v2 है। तो सो इनिशियल मोमेंटम फॉर m1 u1 एंड फाइनल मोमेंटम m1 v1, ये हमने m1 के लिए v1 बताया। अब उसी तरह से इनिशियल मोमेंटम फॉर m2 u2 एंड फाइनल मोमेंटम विल बी m2 v2 हो जाएगा। अब ये क्या कहता है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इसका हम डेरिवेशन करेंगे और डेरिवेशन में न्यूटन के सेकेंड लॉ का इस्तेमाल करेंगे और न्यूटन के थर्ड लॉ का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बतलाना चाह रहे हैं, पहले इसको हम लोग साफ कर लेंगे, ठीक है, और इसके आगे फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अब हम जो मोमेंटम से रिलेटेड बात करते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1, तो चेंज इन मोमेंटम for m1 इक्वल टू हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल में इनिशियल को हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1। अब यहाँ पे ये आ गया। अब न्यूटन सेकेंड लॉ जो कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अब इसको हम लोग यहाँ पर f1 मान के चलेंगे और f1 प्रोपोर्शनल ये बताएंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इट मीन्स हो गया m1 v1 माइनस m1 u1 बाय टाइम, इसके ड्यूरेशन में क्या लगा है, तो यहाँ पर हमने t लिया। सिमिलरली change in momentum for m2 की बात करेंगे। और इसमें जो आ जाएगा आपको, तो जो m2 के लिए हमने लिखा है ये इनिशियल है और ये फाइनल है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे m2 v2 माइनस m1 ये m2 u2 हो जाएगा। अब सेकेंड लॉ के आधार पे हम लोग चल रहे हैं, सेकेंड लॉ के आधार पर हम लोग अब चलेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास आएगा उसी का इस्तेमाल करेंगे और इक्वल टू हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको ये f1 मान लेते हैं। लेट डायरेक्ट f1 मान लिया हमने, ये m1 के लिए हमने लिया। अब चेंज इन मोमेंटम फॉर m2, तो m2 के लिए जो चेंज ऑफ मोमेंटम होगा उसका हम लोग जिक्र करेंगे और इसके लिए हम लोग अगेन लेट लेंगे f2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा आपको यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2 बाय हो जाएगा t। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पे F1 और F2 हमने बताया आपको। अब इसी चीज़ को हम नीचे दिखाएंगे आपको। तो इसके लिए जो है यहाँ पे अब ये तो सेकंड लॉ का इस्तेमाल किया हमने और इसके आधार पर बताया। अब हम कंपेयर करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये तो सेकंड लॉ से हमने आपको बताया न्यूटन्स सेकंड लॉ। अब नाउ थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन। इसमें क्या बताया गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बताया गया कि एवरी एक्शन अगेंस्ट इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास यानी F1 इक्वल टू हो जाएगा, F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू माइनस F2, और F2 के टर्म में हमने जो लिया है वो ये है हमारे पास, और F1 के टर्म में ये है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे और लिखेंगे F1 की जगह पर क्या है, F1 की जगह पर M1 V1 माइनस M1 U1 बाई टी है, इक्वल टू माइनस आ जाएगा यहाँ पे। और F2 की जगह पर क्या है, तो F2 की जगह पर M2 V2 माइनस है, आपको माइनस क्या है, माइनस लिखेंगे M2 U2 लिखेंगे, बाई क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब इसके बाद ये T और ये T कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गया। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके आधार पर जो है इसके आगे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे ये जब कट गया तो और लिखेंगे, और क्या हो जाएगा, M1 V1 माइनस M1 U1 हो गया, इक्वल टू हो गया M2। अब यहाँ पे माइनस है हमारे पास, तो माइनस का इस्तेमाल करेंगे, M2 V2 लिखेंगे, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस M2 और यहाँ पर हो जाएगा U2। ठीक है, अब ये माइनस वाले को इधर और प्लस वाले को, ये माइनस वाले को इधर कर लेंगे, तो और लिखेंगे M1 V1 और ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा M2 V2 इक्वल टू हो जाएगा। अब ये इधर आ जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2। और इस तरह से हमने क्या देखा कि दोनों का जो कंजर्व है U1 U2 के लिए दोनों एक जैसा है, और V1 यानी कि M1 और M2 के लिए V1 और V2 का दोनों का वैल्यू हमने कंपेयर किया। तो बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन दोनों हमने क्या पाया, सेम पाया। और इसी को लीनियर मोमेंटम ऑफ, यहाँ पर जो बताया कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसी को बताया गया। ओके, तो क्लियर हो गया। इस तरह से आपको इसको रिविजन करना पड़ेगा। हमने एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आपको बताया। फर्स्ट सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात हमने किया, लॉ ऑफ मोशन की बात किया, मोशन। अब इसमें चेंज इन मोमेंटम पहले हमने M1 के लिए बताया, M1 के लिए हमने M1 V1 माइनस M1 U1 बताया, यानी कि फाइनल में इनिशियल को हम लोग डिफरेंस बताते हैं, उसी को रेट चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं। सिमिलरली फिर हम इसके लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात किया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज रिलेटेड फ्रॉम सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, और उसके आधार पर इसको हम F1 मान लिया, और F1 बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताया इक्वल टू M1 V1 माइनस M1 U1 बाई T बता दिया। ठीक है, अब इसी तरह से M2 के लिए हमने चर्चा किया, तो चेंज इन मोमेंटम फॉर M2, तो यहाँ पर M2 V2 माइनस M2 U2 हो गया, तो इसको हमने लेट कर लिया F2, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम M2 V2 माइनस M2 U2 बाई T हो गया, जो दोनों के लिए T आ गया, सेम टाइम पे कॉलिजन हो रहा है इसलिए करके T दोनों के लिए सेम होगा। अब इसके बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ का इस्तेमाल किया। न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है एवरी एक्शन अगेंस्ट इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, तो इसके आधार पर हमने F1 इक्वल टू माइनस F2 बताया, और F1 का वैल्यू ये है और F2 का वैल्यू ये है, इसके आगे माइनस डाल दिया और ये T कैंसिल हो गया। उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आ रहा है M1 U1, ये M1 V1 माइनस M1 U1 इक्वल टू माइनस है, तो माइनस का इस्तेमाल किया, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, तो M2 V2 प्लस M2
u2 बताया, और इसको इस तरह से हमने अरेंज कर दिया, या इसी को हम लोग फाइनल बताएंगे तो फाइनल ये उलट जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। इस तरह से m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर आ गया m1 v1 प्लस m2 v2 आ गया। ओके,